सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द वीडियो। आज के वीडियो में भाई हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स लेसन 7 का पार्ट 2 करने वाले हैं। जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट 1 नहीं किया वो ज़रूर एक बार जाके पार्ट 1 कर ले, सो दैट पार्ट 2 अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। पार्ट 1 में ना भाई हमने लॉजिकली बात किया कि यार बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, जो कि हम लोग ऑब्वियसली क्लास 11 12 बीकॉम लेवल पर पढ़ चुके हैं। ओके, हमको आता है वो चीज़, वो हम लोग रिपीट करके पार्ट 1 में देखे हैं। अभी जो आज का वीडियो है ना पार्ट 2 में, उसमें हम लोग लॉजिकल नहीं इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस मिलने वाला है, इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स के साथ हमको डील करना पड़ेगा। ओके, बहुत सारे नंबर्स के साथ डील करना पड़ेगा। बिकॉज इंडिया कैसे इम्प्रूव हुआ over the recent years. Now we are going to study about those improvements that India have improved from this position to that position, from in this area, in that area, in whatever particular areas we're going to learn about that, right? So आज का वीडियो जो होगा उसका स्टार्टिंग होगा वर्ल्ड बैंक से। ओके, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है सर? टॉपिक क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया। अभी देखो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना कि कोई भी बिजनेस, ठीक है, कोई भी बिजनेस करने का प्रोसीजर क्या होता है, उसका वो इजी है, इंटरमीडिएट है, हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, कम्प्लेक्स है, कैसा है। ओके, तो इसको मेजर करने के लिए वर्ल्ड बैंक जो है ना हर कंट्री का इंडेक्स बनाता है। हर कंट्री में देखता है कि यार इंडिया में पकड़ लो यार, कैसा बिज़नेस अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इंडिया में तो डिफ़िकल्टीज़ लेवल कितना है। ओके, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कैसा है, कि वो बहुत इजी है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत दिक्कत वाला काम है इंडिया में बिज़नेस करना, या फिर कैसा है, राइट? तो वर्ल्ड बैंक हर एक कंट्री के लिए बनाता है। अभी वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए क्या बोला, इंडिया के लिए उन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या लिखा है, ओके, अबाउट द बिजनेस, अबाउट द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, वी कैन स्टडी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? तो वर्ल्ड बैंक जो है ना भाई, यहाँ से स्टार्ट कर दो, मैंने मार्क कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, तो आप देख सकते हो आराम से। हाँ, वर्ल्ड बैंक जो है ना, तो वर्ल्ड बैंक उसने लेटेस्ट अपना डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है, DBR कहते हैं इसको हम, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ये किसका रिपोर्ट है सर? ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड बैंक बनाता है फॉर एवरी कंट्री, राइट? तो वो जो बनाता है ना, उसमें उन्होंने क्या लिखा, बहुत अच्छा चीज़ लिखा। फटाफट हम लोग उस पॉइंट में जाते हैं। बोला कि इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड अ जंप ऑफ 23 पोजीशन, 23 पोजीशन से जंप किया इंडिया ने। ओके, 23 पोजीशन से जंप किया, 23 पोजीशन इंक्रीज़ हुआ इंडिया का, राइट? कैसे सर? जैसे कि 2017 में ना इंडिया का 100 रैंक था, 100th रैंक था, कितना था वर्ल्ड में? वर्ल्ड में 100th रैंक था, ओके, इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। और अभी वो जंप करके कहाँ पे आ चुका है? 23 पोजीशन जंप किया है। मतलब 100 से अगर 23 माइनस करोगे तो कितना निकलता है? हाँ भाई, 77th रैंक। हाँ जी, 100 रैंक से 77th रैंक तक आ चुका है इंडिया अपना, ठीक है, अमॉन्ग 190 कंट्रीज़। कितने कंट्रीज़ में हुआ था ये चीज़? 190 कंट्रीज़ के कंपैरिजन पे इंडिया ने जंप किया फ्रॉम 100 टू दी 77th पोजीशन, ठीक है, एसेस बाय द वर्ल्ड बैंक। अभी इधर पे देखते हैं फटाफट। इम्प्रूव्ड इट्स रैंक बाय 53 पोजीशन इन लास्ट 2 years एंड 65 पोजीशन इन लास्ट 4 years। ओके, इससे पहले हम लोग एक बार ये वाला पोर्शन रीड कर लेते तो अपने को समझ में आएगा कि ये क्या लिखा है सर, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया लीप्स ऑफ 23 रैंक्स of ease of doing business ranking significant considering that last year India had improved its rank by 30th place, a rare feat for any large and diverse country of size of India. Now, as a result of continued efforts by the government, India has improved। अच्छा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट 2 साल में ना, लास्ट 2 साल में इंडिया ने 53, देखो ये जो 53 पोजीशन उन्होंने इम्प्रूव किया, 53 पोजीशन उन्होंने जंप ऑफ किया, समझ में आ रहा है? 53 पोजीशन उन्होंने इम्प्रूव किया। अभी देखो, मतलब 53 पोजीशन से आगे बढ़े वो, समझ में आ रहा है ना? देखो ये तो 2017 का रिपोर्ट है ना, जो कि 100 से 77th आया है, जो कि 23 पोजीशन इंक्रीज़ किया था उन्होंने। लेकिन अब क्या हो चुका है लास्ट 2 years में, बताओ, 53 पोजीशंस उन्होंने इम्प्रूव किया। और लगातार अगर हम लोग 4 साल का देखें तो
65 पोजीशंस उन्होंने इंप्रूव किया। ओके, इन व्हाट कैटेगरी सर? इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्लियर भाई? अभी देखो, अभी यार ये जो डूइंग बिजनेस असेसमेंट है ना, इसके बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हम लोग। फटाफट देखो, ये जो डूइंग बिजनेस असेसमेंट है ना भाई साहब, ये जो है ना किस बेसिस पे हम लोग इसको रैंक करते हैं? देखो, द DBR रैंक्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ, DBR किस बेसिस पे रैंक करता है? द DBR रैंक कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस टू फ्रंटियर, जिसका फुल फॉर्म है डिस्टेंस टू फ्रंटियर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DTF। ये क्या है सर? इट्स अ स्कोर, समझो, इट्स अ स्कोर दैट शोज द गैप ऑफ एन इकोनॉमी टू द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। द गैप ऑफ एन इकोनॉमी टू द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब क्या है सर? मतलब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। डिस्टेंस टू फ्रंटियर का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्रीज इकोनॉमी फ्रॉम द फ्रंटियर, इसका मतलब क्या होता है सर? फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? फ्रंटियर का मतलब होता है बेस्ट परफॉर्मेंसेस या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो कि ग्लोबली बेस्ट होता है। ठीक है, ये बेस्ट है। अभी उसको हम लोग कैसे मानते हैं? एक 0 to 100 के स्केल में हम लोग उसको मेजर करते हैं। ठीक है, आइडियल कितना है? 100। आइडियल कितना है बताओ फटाफट? 100। अभी इंडिया किस पोजीशन में है? उस हिसाब से अगर हम लोग रेट करें तो इंडिया किस पोजीशन में है दिस ईयर कौन से पोजीशन में है इंडिया? इंडिया इस साल 60.76 पोजीशन से जो कि पिछले साल था, अब 67.23 पोजीशन में आ चुका है। समझ में आ रहा है? अभी डिस्टेंस टू फ्रंटियर का मतलब क्या है? ये कैसे मेजर होता है? किस चीज़ के लिए है बना ये चीज़? समझ में आ रहा है? अभी हम देखो क्या देखते हैं। अच्छा, इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स रैंक इन 6 आउट ऑफ, हाँ जी बोलो, इन 6 आउट ऑफ 10 indicators and has moved closer to the international best practices on 7 out of 10 indicators, but the most dramatic improvement has been registered in the indicators related to construction permits and trading across borders. In grant of construction permits, India ranks improved from 181 in 2017 to 52 in 2018, an improvement of 129 ranks in a single year. In trading across borders, India's rank improved by 66th position, moving from 146 in 2017 to 80 in 2018. सर ये क्या बताने का कोशिश कर रहा है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो बोले 6 आउट ऑफ 10 इंडिकेटर्स, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हम लोग कैसे मेज़र करेंगे? कुछ तो इंडिकेटर होगा ना, जिससे इंडिकेट होगा, जिससे हम लोग इंडिकेट कर पाएंगे कि हाँ जी ये बिज़नेस जो है बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो आउट ऑफ मतलब 10 इंडिकेटर्स है, उसमें से 6 इंडिकेटर्स ऐसे हैं ना जो कि बहुत भारी मात्रा में इम्प्रूव हुआ है। जैसे सर एग्जांपल बताइए। एग्जांपल ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन का देखेंगे और ट्रेडिंग का देखेंगे। इन्होंने दो चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया, एक है कंस्ट्रक्शन, एक है ट्रेडिंग। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम बात करें ना, देखो ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो यार इंडिया का रैंक पता था कितना था? इंडिया का रैंक था 181 पोजीशन इन 2017। अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस करना चाहते हो इंडिया में, तो इंडिया का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कौन से रैंक में है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, समझो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या है भाई? 181 पोजीशन पे था, 181 पोजीशन पे था 2017 को। वो चेंज होके 2018 को पता है कितने पोजीशन में चेंज हुआ? 52 पोजीशन से बड़ा नहीं है, समझो, 52 पोजीशन में आ चुका है। मतलब 129 रैंक्स इंक्रीज हुआ है इन ए सिंगल ईयर। समझ में आ रहा है? 181 2017 में था, वो जंप करके 52 में आ चुका है 2018 को। मतलब देख रहे हो तुम कितना भारी मात्रा में इंप्रूव कर रहा है इंडिया। फ्रॉम 17 टू 2018 आ चुका है। ठीक है, फ्रॉम 17 में कितना था? 181, और 2018 को एक साल के अंदर, एक साल के गैप में 52 पोजीशन में आ चुका है। कितना भारी इंप्रूवमेंट है। तो कितना रैंक से इंप्रूवमेंट हुआ सर? 129 रैंक से इंप्रूव हुआ, राइट। 181 माइनस 129 करो, कितना निकलता है? 52। अभी देखो ट्रेडिंग का देखते हैं, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। ठीक है, ट्रेडिंग के बिजनेस में अगर हम देखें तो इंडिया का इंप्रूवमेंट कितना हुआ है? 66 पोजीशन पे इंप्रूव हुआ है, बाय 66 पोजीशन। मतलब 66 रैंक पे नहीं आया है, 66 पोजीशन से इंप्रूव हुआ है, जो कि पहले था 146 पोजीशन पे तो 2017 को, और अभी आया है किस पोजीशन पे? 80th पोजीशन पे
आ चुका है इंडिया, समझ में आ रहा है। तो 66 पोजीशन से इंक्रीज हुआ है इन दी ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर रीजन एंड इन कंस्ट्रक्शन रीजन यू हैव इंक्रीज्ड, इंडिया हैव इंक्रीज्ड बाय 129th रैंक, जो कि अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन में है इंडिया इन 52 रैंक एंड ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में है इंडिया इन 80th रैंक। ओके, क्लियर है भाई। अभी देखो द चेंजेस इन द 6 इंडिकेटर्स, यार ये कौन से 6 इंडिकेटर्स की मैं बात कर रहा है सर? 6 इंडिकेटर्स वेयर इंडिया इंप्रूव इट्स रैंक्स आर एज फॉलोस। अभी हम लोग 6 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले। इधर आ गया भाई। पहला इंडिकेटर क्या था? कंस्ट्रक्शन परमिट्स का। कंस्ट्रक्शन परमिट का 181 पोजीशन पे था, जो कि आ चुका है 52 पे 2018 को। चेंज कितना हुआ है? प्लस हुआ है 129 पोजीशन का, समझे भाई? हाँ जी। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में 146 पोजीशन पे था, अभी आ चुका है 80th पोजीशन पे। स्टार्टिंग अप बिजनेस, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कौन से ईज ऑफ बिजनेस कैसा है सर? ईज ऑफ बिजनेस था 156 पोजीशन पे था इंडिया 2017 को और 137th पोजीशन में आ चुका है 2018 को। ठीक है। गेटिंग क्रेडिट लोन का फैसिलिटी 29th पोजीशन पे था 2017 को और 22 पोजीशन पे आ चुका है इन 2018 को। ठीक है। अभी गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी 29 पोजीशन पे था, 24 पोजीशन पे आ चुका है। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स 164 पोजीशन पे था, एक पोजीशन इंक्रीज हुआ है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में, 163 पोजीशन पे आ चुका है। ओवरऑल रैंक अगर बताए हम 100 अगर पकड़े, 100 में से 77th पोजीशन पे आ चुका है, जो कि 23 पोजीशन का इंक्रीज हुआ है। अच्छा हुआ ना भाई मेरे? बताओ। बहुत बढ़िया सर। अभी देखो द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन परफॉर्मेंस आर, ये थोड़ा ड्रामेटिक वाला सिचुएशन हो जाएगा यहाँ पे ये वाला पढ़ने में, फिर भी हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टीट्यूट ने दिया है तो पढ़ लेंगे। देखो क्या बताया वर्ल्ड बैंक जो है ना भाई, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है सुनो। वर्ल्ड बैंक ने रिकॉग्नाइज किया इंडिया को एज वन ऑफ द टॉप इंप्रूवर्स फॉर द ईयर। क्या बात है, ताली मारो। वर्ल्ड बैंक ने बोला है भाई, वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है? इंडिया को बोला है कि यार वो तो टॉप इंप्रूवर्स में से एक है अपना इंडिया। ओके, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। अभी देखो दिस इज द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर फॉर विच इंडिया हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द टॉप इम्प्रूवर्स। तो वर्ल्ड बैंक ने बस इस साल नहीं किया, पिछले साल ने भी वर्ल्ड बैंक ने रिकॉग्नाइज किया इंडिया एज वन ऑफ द टॉप इम्प्रूवर्स। ठीक है। इंडिया इन इट्स फर्स्ट ब्रिक्स एंड साउथ एशियन कंट्री टू बी रिकॉग्नाइज एज टॉप इम्प्रूवर्स इन कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो ब्रिक्स एंड साउथ एशियन कंट्री, याद आ रहा है कुछ करंट अफेयर्स? हाँ जी, उसमें क्या रिकॉग्नाइज किया गया है? एज टॉप इम्प्रूवर्स इन कॉन्जिक्यूटिव ईयर। अभी देखो इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट इंप्रूवमेंट इन 2 years बाई any large country since 2017 in the doing business assessment by improving its rank to 53 position. As a result of continued performance, India is now placed at first position among South Asian countries as against 6th in 2014. अरे भाई साहब 6th पोजीशन पे था 2014 को 6th पोजीशन पे था, अभी कौन से पोजीशन में आ चुका है बताओ फटाफट? फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है इन ऑल दी साउथ एशियन कंट्रीज। अगेंस्ट ऑल दी साउथ एशियन कंट्रीज के साथ कंपीट करके इंडिया किस पोजीशन पे आ चुका है? टॉप में चल रहा है, एक नंबर भाई। अभी आ जाओ फटाफट। इंडिकेटर्स वाइज हाईलाइट ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस आर। कंस्ट्रक्शन परमिट्स के बारे में देख लेते हैं सर। कंस्ट्रक्शन तो बहुत टाइम से कह रहे हो सर, लेकिन हुआ क्या है? हम लोग मोस्टली 2 स्टेट के बारे में देखने वाले, एक है मुंबई एंड दूसरा है दिल्ली, क्योंकि मुंबई एंड दिल्ली मोस्ट पर्टिकुलरली द हब ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पे मोस्ट पर्टिकुलरली कोई भी बिजनेस आता तो यही पे करने की कोशिश करता है, अगर वहाँ पे कर लिए जमा लिए अपना तो बढ़िया हो जाएगा। तो देखते हैं फटाफट यहाँ पे क्या बोले उन्होंने। प्रोसीजियर्स कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ये सर ये क्या है? मतलब किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन अगर परमिट चाहिए आपको तो कितने फेज़ से, कितने प्रोसीजर्स से आपको होके गुजरना पड़ता है ना, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर प्रोसीजर्स ज़्यादा है तो दिक्कतें ज़्यादा होगा, राइट। अगर प्रोसीजर्स कम है तो दिक्कतें कम आएगा। ईज़ ऑफ बिजनेस अच्छा होगा, राइट, बिजनेस करने में अच्छा होगा, राइट, क्योंकि प्रोसीजर्स कम है, ज़्यादा प्रोसीजर्स है नहीं। तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। प्रोसीजर्स कंस्ट्रक्शन परमिट का देखते हैं। प्रोसीजर्स रिड्यूस फ्रॉम 37 to 20। 37 प्रोसीजर्स था पहले, 37 प्रोसीजर्स फॉलो करके हम लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस कर पाते थे, कंस्ट्रक्शन परमिट मिलता था हमको, लेकिन अभी 20 हो चुका है मुंबई में। ठीक है। और दिल्ली में सर 24 था पहले, अभी 16 हो चुका है कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए। द टाइम रिड्यूस फ्रॉम 128.5 to 99 days इन मुंबई एंड फ्रॉम 157.5
टू 91 डेज इन दिल्ली। ठीक है, टाइम कितना लगता था परमिट मिलने में, ठीक है, परमिशन मिलने में कि मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा। अभी अगर आप सोच रहे हो कि किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो कर दोगे, नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए ना पहले मुंबई में 128.5 डेज लगता था, ओके, और अब कितना लगता है 99 डेज, मात्र 99 डेज, लगभग 3 महीना प्लस 9 डेज। समझ में आ रहा है, 90 डेज लगता है मुंबई में। और दिल्ली में सर 157.5 डेज लगता था, अभी 91 डेज लगता है, मतलब 91 डेज लगता है अभी, ओके। बिल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स इम्प्रूव फ्रॉम 12 to 14, ओके। क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो चुका है 12 to 14 इन मुंबई एंड 11 to 14 इन दिल्ली, ओके। बिल्डिंग क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कंस्ट्रक्शन परमिट्स रिड्यूस्ड 23.2% to 5.4%, ओके। पहले कॉस्ट ऑफ परमिशन जो हम लोग लेंगे ना, परमिशन जो हम लोग लेते थे उसका भी खर्चा लगता था, ठीक है, वो 23.2% का खर्चा लगता था एस्टिमेट करके, अभी कितना लगता है 5.4%, फ्रॉम 23.2% to 5.4% आ चुका है। DTF स्कोर इम्प्रूव कितना हुआ है 38.80 to 73.81%, ये हो चुका है आपका टोटल डाटा फॉर कंस्ट्रक्शन परमिट। अभी ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर देख ले। हाँ जी सर, देख लीजिए, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर का देखते हैं हम लोग सीन क्या है। चेंजेस इन टाइम एंड कॉस्ट आर एज फॉलोज। अच्छा, चेंजेस इन टाइम एंड कॉस्ट जो है ना, टाइम एंड कॉस्ट का जो चेंज है वो हम लोग देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, हमने यहाँ पे दिया है, तो आपको यहाँ से देखना है, नेक्स्ट पेज में ही है। ये देखो किस चीज़ का देख रहे सर, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर। सर ट्रेडिंग मतलब इंपोर्ट भी होता होगा, एक्सपोर्ट भी होता होगा। हाँ भाई, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों इंक्लूड करके होता है ना ट्रेडिंग। तो चलो हम लोग देखेंगे किन दो सिटीज़ का देखने वाला है, दिल्ली एंड मुंबई का। इंपोर्ट का देखेंगे और एक्सपोर्ट का देखेंगे। सर क्या क्या देखने वाले हैं सर, टाइम एंड कॉस्ट देखने वाले। पहले टाइम लगता था इंपोर्ट करने में 2017 को 58 आवर्स, ठीक है। कॉस्ट लगता था $140, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स वो लोग बता रहे हैं यहाँ पे। अभी 2018 को 25 आवर्स लगता है और कॉस्ट $100, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस के बारे में हम बात करें, यहाँ हेडिंग अच्छे से देख लियो, डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस, ठीक है। बॉर्डर कंप्लायंस का में कितना लगता था 262 आवर्स पहले, अब 92 आवर्स लगता है। कॉस्ट पहले 550 लगता था, अभी 323 लगता है, ओके। इंपोर्ट में भाई, एक्सपोर्ट में देखते हैं सर। एक्सपोर्ट में बेटा, एक्सपोर्ट में कम है, इंपोर्ट में ज़्यादा है थोड़ा। क्यों सर? क्योंकि इंपोर्ट जो है ना वो बाहर से अंदर आ रहा है, तो क्या माल क्या सामान आप बाहर से अंदर ले रहे हो उसको भी तो ध्यान में रखना है ना। लेकिन इंडिया से जो बाहर जा रहा है वो तो अच्छी बात है, इंडिया के लिए इकोनॉमी डेवलप होगा, तो इसमें कंप्लायंस थोड़ा कम है। देखो अच्छे से, डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस का टाइम जो है ना वो 21 आवर्स था पहले, अभी 6 घंटा हो चुका है। कॉस्ट जो है 90 लगता था, अभी 80 आ चुका है, ओके। बॉर्डर कंप्लायंस में 125, अभी 70, और 413 कॉस्ट लगता था, अभी 253 कॉस्ट लगता है। भाई इंप्रूवमेंट तो हुआ है भाई, बहुत भारी मात्रा में इंप्रूव हुआ है, समझ रहे हो। मुंबई का भी सेम है, ये पढ़ लेना है, ओके, यू हैव टू रीड दिस। चलो ये देख लिए, अभी देखते हैं। रॉबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ रिड्यूस इंस्पेक्शन सिग्निफिकेंटली, इंस्पेक्शन थोड़ा कम हो चुका है। ई संचित अलाउज ट्रेडर्स टू फाइल ऑल डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स आजकल फाइल हो जाता है थ्रू ई संचित। नाउ टाइम एंड कॉस्ट टू एक्सपोर्ट रिड्यूस थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ सीलिंग ऑफ कंटेनर्स एट द फैक्ट्री। टाइम भी बच चुका है, ओके, कॉस्ट भी बच चुका है एक्सपोर्ट का। कैसे सर? इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ सील हो जाता है, सेल्फ सील हो जाता है कंटेनर्स फैक्ट्री में ही, समझ में आ रहा है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में भी बहुत अच्छी तरीके से अपने को जानने को मिला है। अभी स्टार्टिंग ए बिजनेस के बारे में देखते। स्टार्टिंग ए बिजनेस हम लोग यहाँ पर भी पढ़ने वाले बहुत अच्छी तरीके से। देखो स्टार्टिंग ए बिजनेस, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत है, हम लोग देख लेंगे, बस उतना ही देखना कि इंप्रूवमेंट कितना हुआ है। प्रोसीजर कितना था? 11 था, अभी 10 हो चुका है दिल्ली में। प्रोसीजर मुंबई में 12 था, अभी 10 हो चुका है मुंबई में। टाइम रिड्यूस 30 था पहले, अभी 16 हो चुका है दिल्ली में। 29.5 था पहले, अब 17 डेज हो चुका है इन मुंबई, ठीक है। पैन टैन डिन नाउ मर्ज्ड विथ स्पाइसी। यार ये तो मैं बहुत टाइम से बताते आ रहा हूँ। स्पाइस फॉर्म में आजकल बहुत काम हो जाता है। पैन टैन डिन सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो स्पाइस प्लस भी आ चुका है, मैंने पहले भी बताया था, ये तो बहुत लेटेस्ट है सर। स्पाइस
प्लस वाला जो है ना वो बहुत ज़्यादा भयानक लेटेस्ट है, मतलब कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है। लेकिन मेरे चैनल में सबसे पहला वीडियो जो स्पाइस प्लस तक का था मैंने ही डाला था यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो तो देख सकते हो स्पाइस प्लस में क्या होता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, लेट्स गो टू दी फैक्ट्स। स्पाइस फॉर्म आने के टाइम पे क्या हो चुका है, इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है, बढ़िया हो चुका है। अभी देखो, नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट इन मुंबई। अगर आप किसी भी प्रकार का शॉप खोलना चाहते हो या फिर इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हो, ठीक है, मुंबई में, तो ज़्यादा इंस्पेक्शन नहीं है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी प्रकार का इंस्पेक्शन का ज़रूरत नहीं है। अभी देखो, डिस्टेंस टू फ्रंटियर इंप्रूव फ्रॉम 7540 टू 80.96। ओके, ये याद कर लेना स्टार्टिंग अ बिजनेस का। तब एक्सेस टू क्रेडिट रैंक, क्रेडिट मतलब पैसा, पैसा समझे, पैसा कैसे हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, लोन फैसिलिटीज़ कैसा है सर। रैंक इंप्रूव हुआ है भाई, 29 से 22 आ चुका है इंडिया में। DTF इंप्रूव हो चुका है 75 टू 80। स्ट्रेंथ ऑफ लीगल राइट्स इंडेक्स इंप्रूव फ्रॉम 8 टू 9। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स विल नाउ बी रीपेड फर्स्ट। अच्छा, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है ना वो सबसे पहले रिपे होगा ड्यूरिंग बिजनेस लिक्विडेशन, बिजनेस जब लिक्विडेट हो जाता है, ऑन हैंड्स गिविंग प्रायोरिटी ओवर अदर क्लेम्स। समझ में आ रहा है, बिजनेस जब लिक्विडेट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सबसे पहले पैसा देना है। एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार से मिलता है सर, देखो प्रोसीजर्स है 5 से लेके 3, पहले 5 प्रोसीजर था, अभी 3 हो चुका है दिल्ली में, पहले 5 प्रोसीजर मुंबई में, अभी 4 हो चुका है मुंबई में, ठीक है। DTF इंप्रूव हुआ है 85.21 टू 89.15। बढ़िया सर, बढ़िया, अच्छा लगा। ओके, मैंने पहले भी बताया था कंसेप्चुअल बेसिस नहीं है, ये डेटा बेसिस है, इन्फॉर्मेटिव बेसिस है। तो डेटा आप पेन कॉपी लेके बैठो आराम से और लिख लो फटाफट। मैं जैसे करा लेता हूँ ना, पॉज करो वीडियो और लिख लो, ये वाला अच्छे से लिख लो तो फटाफट पढ़ाई हो जाएगा। जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ ना वैसे वैसे आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा चीज़। तो लेक्चर अच्छे से देखो। अभी 8 इम्प्रूवमेंट जो हुआ है वो ये है कि 8 इंडिकेटर्स इन विच इंडिया इज इम्प्रूव्ड रैंक ओवर लास्ट 4 ईयर्स। 4 साल में 8 इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे हम, पिछले 4 साल का इंडिकेटर, ठीक है। 4 साल के इंडिकेटर में क्या क्या हुआ है देखते हैं सर। हाँ जी, देखते हैं फटाफट। ओके, कंस्ट्रक्शन परमिट में क्या हुआ है, 2014 को 184 पे था पोजीशन, अभी 52 में आ चुका है। सर ये पहले देख चुके हैं सर, क्या बात कर रहे हो, पहले देखे हो। हाँ जी सर, देखो इधर पे सर 181 पे था, 52 हो चुका है। बेटा ये 2 साल का है सर, 17 से लेके 2018, समझे ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ वैसे ही एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो भोला नहीं बनना, स्मार्ट बनना है। ये 2 साल का इंडिकेटर है सर, देखो यहाँ, और यहाँ पे सर देखो, यहाँ पे 4 साल का इंडिकेटर है, 2014 और 2018। समझ में आ रहा है। हाँ जी, 2 साल का इंडिकेटर में 6 इंडिकेटर्स है देखो, और 4 साल के इंडिकेटर्स में कितने इंडिकेटर्स है सर, 8 इंडिकेटर्स है, ठीक है। तो 184 से 52 पोजीशन में आया है, ओके। और यहाँ पे कितना था, 181 पोजीशन था, देखो समझ में आ रहा है ना। तो ये है डिफरेंस। इलेक्ट्रिसिटी मिलने में 137 पोजीशन पे थे, 24 पोजीशन पे आ चुका है। ट्रेडिंग क्रॉस बॉर्डर्स का 126, 80 हो चुका है। पेइंग टैक्सेस 156, 121 हो चुका है। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी 137, 108 हो चुका है। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स 186, 163 हो चुका है। स्टार्टिंग अ बिजनेस 158, 137 हो चुका है। गेटिंग क्रेडिट्स 36, 22 हो चुका है। ओके, अभी समझ में आ रहा है। 8 इंडिकेटर्स, अच्छे से एक बार ये भी देख लेना, ठीक है। एग्जामिनर से उल्लू मत बनना। आ जाओ, स्टार्टिंग ए बिजनेस। अभी स्टार्टिंग ए बिजनेस के बारे में थोड़ा उन्होंने ब्रॉडली दिया हुआ है, तो हम लोग ब्रॉडली देख लेंगे। क्या दिक्कत है सर, आप तो है ही। हाँ जी, मैं हूँ। अभी देखो फटाफट क्या है। पहले क्या होता था ना भाई, किसी भी प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी में ना, अगर आप कंपनी खोल रहे हो ना, तो मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट होना चाहिए था पहले। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलोगे तो कम से कम 10 लाख रुपए लेकर आओ। 10 लाख रुपए आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तभी आप खोल पाओगे, वरना नहीं खोल पाओगे, ऐसा था। लेकिन द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट हैज़ बीन एलिमिनेटेड अंडर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015।
सर 2015 वाला एक्ट आ चुका है क्या? नहीं बेटा, 2013 ही एक्ट है, कंपनी से एक्ट 2013 है, लेकिन 2015 को एक अमेंडमेंट आया था, इसलिए यहाँ पे लिखा है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब सर, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। पहले रिक्वायरमेंट था कि इतना पैसा होना ही चाहिए मिनिमम, एक कैपिटल था, अब कैपिटल नहीं है, तो अच्छा हुआ ना, बिजनेस करने में फ़ायदा हुआ है। स्पाइस फॉर्म आया है, देखो ये तो बहुत बार बोल चुका हूँ मैं। स्पाइस फॉर्म आने से क्या हो चुका है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन मिलने में बहुत आसानी हो चुका है सर। नेम रिजर्वेशन भी फटाफट हो जाता है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन तो मतलब क्या बताए सर, फॉर्म भी वही है, परमानेंट अकाउंट नंबर भी मिल जाता है, पैन एंड टैक्स डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 भी मिल जाता है सर। ये सारे फैसिलिटीज़ है, इससे भी बढ़ के फैसिलिटीज़ है स्पाइस प्लस में। अब इधर आ जाओ, इंट्रोडक्शन ऑफ ई फॉर्म एजाइल। देखो अजाइल में क्या क्या आता है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि क्या है सर, GST, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC रजिस्ट्रेशन प्लस एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एनी एप्लीकेंट इफ ही वांट्स टू रजिस्टर फॉर एनी ऑफ दिस बॉडीज, अच्छे से समझना, अगर आप GSTIN के तहत आप रजिस्टर कराना चाहते हो अपने आप को, अपने बिजनेस को, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत ESIC के तहत अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, EPF के तहत अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, तो आप एक ही फॉर्म है, एक ही फॉर्म है, उसी फॉर्म में हो जाएगा, एजाइल वाला फॉर्म। समझ में आ रहा है? Okay, can fill E from Agile and get registration at the time of company incorporation itself. The form enables a user to apply for GST, EPF and ESI registration with the SPICE form. Okay, समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ। स्पाइस फॉर्म तो आप सबमिट ही करोगे, देखो स्पाइस फॉर्म तो हम सबमिट ही करने वाले हो, और उसके साथ साथ अजाइल फॉर्म भी भर देना है, ठीक है। AGILE याद रख पाओगे? हाँ सर, इजी है सर। रन सर्विस भी सर बहुत इजी हो चुका है। रन सर्विस मतलब सर रिजर्व यूनिक नेम। सर ये क्या मत होता है, देखो अगर आप बिज़नेस खोलना चाहते हो, ठीक है, पकड़ लो आप बिज़नेस खोलना चाहते हो, तो ये रन सर्विस यूज़ करके ना आप अपना जो नाम जो सोच रखे हो आपके बिज़नेस के लिए, वो 20 दिन तक आप रिज़र्व करके रख पाओगे। 20 डेज़ के लिए आप रिज़र्व करके रख पाओगे, 20 डेज़ के बाद तक रिज़र्व करके नहीं रख पाओगे। पकड़ लो, सोचो आपने एक नाम सोचा आपके बिज़नेस के लिए, और सेम नाम से दूसरा बंदा ने सोच लिया, तो आप 20 दिन तक आपका प्रोटेक्शन ले पाओगे आपके नाम के ऊपर, ठीक है। 20 डेज़ तक आप आराम से प्रोटेक्ट करके रख पाओगे। समझ में आ रहा है? आराम से प्रोटेक्ट करके रख पाओगे आप जो नाम चाहते हो अपने बिजनेस। तो ये हो जाता है नेम रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है, आपके यूनिक नेम रिजर्व करके रखो रन सर्विस यूज करके। ये कहाँ से मिलता है सर? MCA देता है सर। ये जो रन सर्विस है ना, ये MCA देता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट में मिलता है आपको रन सर्विस। ओके, अभी क्या है फटाफट देख लेते हैं। लॉन्च अ न्यू एंड सिंप्लीफाइड वेब बेस्ड दैट इज रन फॉर रिजर्विंग ए नेम। दिस इज ऑल्सो रिमूव्ड द रिक्वायरमेंट टू यूज ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC ड्यूरिंग नेम रिजर्वेशन। तो इससे आने से क्या हो गया, DSC जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट था वो हट चुका है, ठीक है। नेम रिजर्व करने के लिए आपको एक सिग्नेचर देना पड़ता था जो कि डिजिटल सिग्नेचर था। ओके, डिजिटली सिग्नेचर देना पड़ता था, वो हट चुका है। अभी आप पहले से रन सर्विस यूज़ करके 20 दिन तक आप नाम रिजर्व करके रख सकते हो आपके बिजनेस का। समझ में आ रहा है? इनकॉर्पोरेशन फीस रिड्यूस टू 0 फॉर कंपनीज विद ऑथराइज्ड कैपिटल INR 15 lakhs, ठीक है। जिस कंपनीज का ऑथराइज्ड कैपिटल ही है 15 लाख, उसका इनकॉर्पोरेशन को कोई फीस नहीं लगता, पूरा अंडा, मतलब कोई फीस नहीं लगता, 0। पैन देखो, फिजिकल पैन कार्ड हैज़ बीन एलिमिनेटेड, द रिक्वायरमेंट ऑफ इशू अ फिजिकल पैन हैज़ बीन एलिमिनेटेड, अकॉर्डिंगली पैन एंड टैन आर मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन COI विच इज कंसिडर्ड एज अ सफिशिएंट प्रूफ ऑफ पैन एंड टैन। तो पहले क्या होता था कि पैन कार्ड जो है ना फिजिकली आपको दिखाना पड़ता था, ठीक है, ये जो मेरा पैन कार्ड है। लेकिन क्या हो जाता था कि इनकॉर्पोरेशन के जो प्रोसेस है ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है सर? जब आप इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, आपकी कंपनी को बनाने के लिए आप अप्लाई करते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है कि हाँ जी बेटा आप इनकॉर्पोरेट हो चुके हो, ये है आपका सर्टिफिकेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिठाई खिलाओ घर में बाहर में सबको, ठीक है। तो बात याद रखना, वहाँ पे जो है ना पैन एंड टैन मेंशन होता है आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे, ठीक है, तो अलग से आपको देने का दरकार नहीं है। ऑनलाइन एंड कॉमन रजिस्ट्रेशन ऑफ EPFO एंड ESIC इज प्रोवाइडेड ऑन श्रम सुविधा पोर्टल।
रजिस्ट्रेशन अंडर मुंबई शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट आर प्रोवाइडेड रियल टाइम विदाउट एनी कॉस्ट एंड एनी इंस्पेक्शन, कोई खर्चा नहीं लगता। एलिमिनेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये भी नहीं लगता। अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगते थे, वो भी एलिमिनेट हो चुका है। अभी बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं चाहिए, आप आराम से बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है भाई, बहुत ईजी था स्टार्टिंग ए बिजनेस, बहुत ईजी था। तो बताओ कौन कौन बिजनेस स्टार्ट करने वाला है? सर आप मजाक कर रहे सर, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे सर, हम थोड़ी ना बिज़नेस करेंगे सर। अच्छा ठीक है, कभी ना कभी तो करोगे, तो यहाँ से देख लियो, ठीक है। आ जाओ, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। अभी कंस्ट्रक्शन परमिट्स के बारे में देख लेंगे। अभी तो जितने भी देखे हम थोड़ा थोड़ा देखे, अभी थोड़ा ज़्यादा देखेंगे। यहाँ पे मोस्टली वही है भाई, दिल्ली और मुंबई के साथ डील करना है। कहीं कहीं पे बस दिल्ली ही है, कहीं कहीं पे बस मुंबई ही है। तो दिल्ली एंड मुंबई इंप्रूव हो रहा है, मतलब अपना कंट्री रॉकिंग। आ जाओ, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है ना भाई, इसलिए दिक्कतें हैं ना वहाँ पे। एन ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन दिल्ली। दिल्ली में ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन दिल्ली एंड मुंबई। तो दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने खोला है, एंड मुंबई में मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, ठीक है, उन्होंने एक सिंगल विंडो खोल दिया। दिल्ली में एक सिंगल विंडो, मुंबई में एक सिंगल विंडो। इससे क्या होता है? इंटीग्रेशन इंटरनल एक्सटर्नल डिपार्टमेंट्स, रिमूविंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ विजिटिंग देम इंडिविजुअली, ठीक है। तो आप जो कंस्ट्रक्शन के लिए परमिट चाहिए होता है ना बेटा, वो ऑनलाइन आप मांग सकते हो। आप डिपार्टमेंट में बार बार आने जाने का जो काम है वो नहीं होता है। यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉ 2016 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन दिल्ली। यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉ, ठीक है, ये एक लॉ है जो कि 2016 को इंट्रोड्यूस किया गया है। कहाँ पे सर? दिल्ली। किस चीज़ के लिए सर? फॉर फैसिलिटिंग दी कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ओके। डीम्ड अप्रूवल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन दिल्ली। डीम्ड अप्रूवल भी इंट्रोड्यूस किया है दिल्ली में। इफ़ अप्रूवल आर नॉट ग्रांटेड विद इन डिफाइंड टाइम लिमिट्स। इसका मतलब क्या है समझो, बहुत ईजी है। अगर दिल्ली में अगर परमिशन आपको नहीं मिला, पकड़ लो दिल्ली ने बोला मैं आपको परमिशन देने वाला हूँ। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का तो परमिशन लिमिट है भाई, देखो फटाफट देख लेते हैं हम। कंस्ट्रक्शन परमिट देखो, प्रोसीजर रिड्यूस फ्रॉम 37 to 20 इन मुंबई एंड, अच्छा दिन का देखते हैं, हाँ जी दिल्ली का देखते हैं और मुंबई का भी देखेंगे। चलो दिल्ली का पहले देखते हैं, हाँ जी। कितना डेज़ लगता है? 157.5 डेज़ था, अभी 91 डेज़ लगता है परमिट, ठीक है, परमिशन मिलने में। तो पकड़ लो यार, दिल्ली में परमिशन नहीं मिला सर, मतलब 91 डेज़ हो चुका है, अभी तक परमिशन नहीं मिला। तो इसको हम क्या समझेंगे सर? इसको हम समझेंगे डीम्ड अप्रूवल, मतलब परमिशन मिल चुका है। अगर कोई भी परमिशन ना वाला नोटिस भी नहीं आया, यस और नो में से कोई भी नोटिस नहीं आया, तो समझ लो बेटा कि डीम्ड अप्रूवल आपके तो मतलब लॉटरी, समझ में आ रहा है? डीम्ड अप्रूवल। रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर द फास्ट ट्रैकिंग बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, इंस्पेक्शन एंड ग्रांट ऑफ occupancy cum completion certificate. तो risk based classification of building has been introduced for fast tracking building plan approval, inspection and grant of occupancy cum completion certificate. इसका मतलब क्या है? risk based classification मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का बिल्डिंग है ना, वो डिवाइड कर दिया है कि कौन से बिल्डिंग में ज़्यादा रिस्क है, कौन से बिल्डिंग में कम रिस्क है। तो ज़्यादा रिस्क वाले बिल्डिंग में ज़्यादा इंस्पेक्शन होते होंगे, ठीक है ना, बहुत प्रकार का इंस्पेक्शन होते होंगे। तो ये क्लासीफाई किया गया है सो दैट जिस बिल्डिंग को फटाफट अप्रूवल मिलना चाहिए उसको फटाफट अप्रूवल मिल जाए। ओके भाई मेरे, हाँ जी बताओ, फटाफट हो चुका है सर? हाँ जी। रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग नोटराइज्ड सर्टिफिकेट और एफिडेविट फॉर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद ई अंडरटेकिंग इन दिल्ली। तो पहले क्या होता था कि दो प्रकार के सर्टिफिकेट देना होता था, एक है नोटराइज सर्टिफिकेट, एक है एफिडेविट, ठीक है, किस चीज़ के लिए? बिल्डिंग प्लान के लिए। तो वो रिप्लेस करके ई अंडरटेकिंग, ठीक है, ई अंडरटेकिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक अंडरटेकिंग, वो आ चुका है इन दिल्ली, ओके, जहाँ से जिसके वजह से आपको ये दोनों जो प्रकार का सर्टिफिकेट है वो आपको अब दरकार नहीं होगा। मल्टीपल इंस्पेक्शन एट कंप्लीशन स्टेज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सिंगल जॉइंट इंस्पेक्शन इन दिल्ली। तो मल्टीपल इंस्पेक्शन होता था पहले, कभी आज कभी कल कभी परसों, ऐसे करके मल्टीपल इंस्पेक्शन होता था। अभी वो क्या कर दिए वो लोग, वो हटा के अभी सिंगल बेस्ड इंस्पेक्शन लाए, लेकिन सब जॉइंटली इंस्पेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? सब जितना भी इंस्पेक्शन है, ईंट बालू, उसके बाद उसका जो सीमेंट है, उसका जो लैंड कैपेसिटी है जहाँ पे बिल्डिंग ग्रो होगा, मतलब बिल्ड होगा, ठीक
ठीक है। तो वो सारे जो इंस्पेक्शन है एक ही साथ हो जाता है सिंगल जॉइंट इंस्पेक्शन के तहत। ओके, रोड कटिंग एंड रिस्टोरेशन फॉर वाटर एंड सीवर कनेक्शन हैज़ बीन सिंप्लीफाइड, ठीक है। रोड कटिंग एंड रिस्टोरेशन फॉर वाटर एंड सीवर कनेक्शंस भी अच्छे से सिंप्लीफाइड हो चुका है। ये हो जाएगा आपके कंस्ट्रक्शन परमिट्स के लिए। मोस्टली हमने दिल्ली के बारे में देखा इधर पे। अभी हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं फटाफट। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है ना भाई, जितना मैं बोलूँगा उतना ही याद रखना है, ज़्यादा ज्ञान नहीं लेने का, बिकॉज बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। देखो क्या बताया यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट जो था, ठीक है, वो क्या करता था, वो इंटरनल वायरिंग को चेक करता था। इंटरनली क्या वायरिंग हुआ है, किस प्रकार का वायरिंग हुआ है, बहुत। और इंटरनल वायरिंग चेक करवाना मतलब बहुत दिक्कत बात हो जाता है, कंस्ट्रक्शन रुक जाता है। पहले इंटरनल वायरिंग का चेक होगा, उसके बाद ये होगा, तो वो हट चुका है। प्रोसीजर फॉर इंटरनल वायरिंग इंस्पेक्शन बाय द इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट इन दिल्ली हैज़ बीन एलिमिनेटेड मतलब हट चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया कि देखो सर्विस लाइन चार्ज जो है, इलेक्ट्रिसिटी का सर्विस लाइन चार्ज जो है, सर्विस देने का चार्ज, वो 25,000 रुपीज़ में रख दिए वो लोग। समझ में आ रहा है। इन इलेक्ट्रीफाइड एरियाज फॉर लो टेंशन लोड्स अप टू 150 किलोवाट, तो KW टू 150 वाट। अभी क्या बताया यहाँ पे, अगर आपका 150 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, कहीं बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, राइट, बिग बिल्डिंग्स में, तो उसमें अलग खर्चा लगता है। लेकिन अगर 150 किलोवाट का अगर आपको सप्लाई चाहिए तो 25,000 रुपीज़ का आपको चार्ज लगता है, सर्विस लाइन चार्ज। समझ में आ रहा है। टाइम टेकन बाय यूटिलिटी टू कैरी आउट एक्सटर्नल कनेक्शन वर्क्स हैव बीन रिड्यूस्ड इन दिल्ली, ठीक है। तो भाई सिंपल बात है, पहले जो टाइम लगता था वो रिड्यूस हो चुका है एक्सटर्नल वर्क्स के ऊपर। समझ में आ रहा है, दिल्ली में मोस्ट पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स में। समझ में आ रहा है। अभी देखो गेटिंग क्रेडिट का एक ही लाइन है, तो मैंने यहाँ पे चिपका दिया, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर पेड फर्स्ट। यार पढ़ चुके हैं सर, हाँ जी थोड़ा और पढ़ लो। ड्यूरिंग बिजनेस लिक्विडेशन हैंस हैव प्रायोरिटी ओवर अदर क्लेम्स सच एज लेबर एंड टैक्सेस। ओके, ईजी है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जाओ। पेइंग टैक्सेस के बारे में देखेंगे हम फटाफट। पेइंग टैक्सेस में क्या बताया, देखो फटाफट देखते हैं। देखो 17 इनडायरेक्ट पहले सेंट्रल टैक्सेस था, सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स था, उसको हटा के 17 टैक्सेस को हटा के उन्होंने क्या लाया सर, GST लाया सर। यही बताने का कोशिश कर रहा है, समझ में आ रहा है। यूनिफिकेशन ऑफ दिस टैक्सेस विल रिड्यूस द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड मेक टैक्सेस पेड ऑन इनपुट क्रेडिबल टू अ हायर परसेंटेज। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या था, कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या होता था, इतने सारे टैक्स थे ना, 17 अलग अलग प्रकार के टैक्सेस थे, तो इसमें क्या हो जाता था, एक पर्टिकुलर गुड के ऊपर ना 1-2 बार एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता था, ठीक है, अलग अलग प्रकार के चार्जेस लग जाता था। तो उस इफेक्ट को हटाने के लिए हमने एक ही टैक्स लाया जो कि है GST। अभी फिलहाल क्या है, GST। अभी और बताओ सर, और जानने को सर टैक्सेस के बारे में सुनो। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है ना, कॉर्पोरेट अपने बिजनेस के ऊपर जो इनकम टैक्स था ना, वो पहले कितना था 30%, अभी रिड्यूस हो चुका है, 25% टैक्स लगता है ओवर एनुअल टर्नओवर टू 250 करोर्स। अगर 250 करोर्स का आपका एनुअल टर्नओवर है कंप्लीट बिजनेस का, तो पहले आपको लगता था 30% टैक्स, अभी लगता है 25%, ठीक है। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इनेबलिंग ईज द रिटर्न पेमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में पेमेंट प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस किया गया है। मेकिंग पेमेंट ऑफ EPF हैज़ ऑल्सो बीन मेड मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिकली आपको EPF पेमेंट किया जाता है। अभी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है, समझ में आ रहा है। अलग अलग प्रकार का फॉर्म्स, अलग अलग प्रकार का जो रिक्वायरमेंट्स है, सब इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है। तो आपको क्या हो गया, ईजी हो गया सर, दिक्कत नहीं आने वाला। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ऑन EPFS हैज़ बीन रिड्यूस्ड इन मार्च 2017 फ्रॉम 0.85% टू 0.65%। अरे भाई एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज घट चुका है, किसके लिए सर, EPFF स्कीम के लिए, जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है, उसके लिए घट चुका है। पहले 0.85% लगता था एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, अभी लगता है 0.65%, ठीक है। एक पॉइंट जो है ना भाई, 0.1%, 0.2%, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एक बिजनेस के ऊपर, समझे। द एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस EDLI एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस टू 0.1% हैव बीन रिमूव्ड। जो पहले एक चार्ज लगता था जो कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस था, EDLI वाला जो चार्ज था वो हट चुका है, जो कि 0.1% का चार्ज लगता था, 0.01% का चार्ज लगता था, वो रिमूव हो चुका है। अभी हम लोग क्या देखेंगे सर, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स के बारे में। सर फिर से, हाँ जी फिर से देखेंगे हम लोग ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स के बारे में। क्या बताया सर यहाँ पे,
देखो ये जो है ना पूरा रीड वाला चीज़ है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। टाइम एंड कॉस्ट टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो चुका है। रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन जो है फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो चुका है। देखो कैसे, वेयर बाय ओनली 5% गुड्स आर फिजिकली इंस्पेक्टेड। ठीक है, बस ये 5% ऐसा गुड है जो कि फिजिकली इंस्पेक्ट होता है। अभी देखो, एडवांस बिल ऑफ एंट्री हैज़ बीन अडॉप्टेड विच अलाउ इंपोर्टर्स टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कस्टम्स क्लियरेंस बिफोर द अराइवल ऑफ द वेसल्स। कस्टम क्लियरेंस में हेल्प हो जाता है सर। किसके लिए सर? बिल ऑफ एंट्री जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। सर ये कहाँ पे देखने वाले? सर ये कस्टम में पढ़ने वाले हम, कस्टम्स में पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ अप्रूवल, तो ये सारे जो है ना हम लोग कस्टम्स में पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे होगा टैक्स में। सो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। अगर डिटेल में एक्सप्लेन करने जाए तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसके साथ उसके साथ बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जाएगा। इसलिए जितना दिया है उतना हम लोग अभी के लिए देखने वाले हैं। ठीक है, अभी क्या बताया सर? एक्स्ट्रा और बताइए सर। देखो ट्रेडिंग के लिए क्या क्या किया गया है। इक्विपमेंट्स ऑन नवा सेवा पोर्ट इन मुंबई हैव बीन अपग्रेडेड बाय एडिंग 15 न्यू रबर टायर गैंट्री। ओके, क्रेन्स, 15 नया क्रेन्स इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब क्रेन्स क्या है सर? क्रेन्स भाई मेरे ये इक्विपमेंट्स है, ये इक्विपमेंट्स है, हेल्प इन लोड एंड अनलोड थिंग्स। समझ में आ रहा है? क्रेन्स इंट्रोड्यूस किया गया है। द फेज 1 ऑफ द 4th कंटेनर टर्मिनल at the Jawaharlal Nehru Port Trust with an additional annual capacity of 24 lakh TUS was complemented in February 18. अभी देखो, the new container terminal Adani CMA Mudra Terminal Private Limited has been fully operational since June 2017, which with an additional annual capacity of 13 lakh TUS. अभी देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ई संचित एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं सर। सिंगल विंडो देता है, ठीक है, हैज़ बीन इम्प्लीफाइड। ओके, इट अलाउज ट्रेडर्स टू सबमिट ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली विद डिजिटल सिग्नेचर्स। तो ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रिपीट करके उन्होंने दिया है, तो एक बार देख लेना। ठीक है, और पॉइंट्स बना लेना क्या पॉइंट्स है नहीं है। अभी देखते हैं हम इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी है। देखो इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में दो अच्छा चीज़ हुआ है, वो है कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया गया है। सर ये क्या चीज़ है? ये क्या होता है कि विच मेक्स इट पॉसिबल टू जनरेट केस मेजरमेंट रिपोर्ट ऑन लोकल कोर्ट्स। और एक चीज़ हुआ है कि कॉमर्शियल कोड जो है ना, एक्ट 2015, वो अमेंड हुआ है। अमेंड होके क्या हो चुका है? अमेंड होके टू रिड्यूस द पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, उसका जुरिस्डिक्शन कम हो गया अभी। रिड्यूस द पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ कॉमर्शियल कोर्ट्स फ्रॉम 1 crore to INR 3 lakh टू स्टैब्लिश कॉमर्शियल कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट स्टैब्लिश करने के लिए इससे क्या होता है सर? स्पीडी डिस्पोजल होता है ऑफ कॉमर्शियल डिस्प्यूट। ठीक है, कॉमर्शियल डिस्प्यूट का स्पीडी डिस्पोजल हो जाता है। डिस्पोजल मतलब ख़त्म हो जाता है, केस को रफा दफा किया जाता है, मतलब ख़त्म किया जाता है, मतलब जजमेंट दिया जाता है फटाफट। ओके, एंड रिड्यूस दी पेंडेंसी, और पेंडिंग नहीं होता है। पेंडिंग केसेस क्या होता है? वो रिड्यूस हो चुका है। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी के बारे में हम लोग देखने वाले। यार इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के बारे में बताया यहाँ पे। क्या बताया सर? हैज़ बीन अडॉप्टेड द इंट्रोड्यूस रिकॉग्नाइजेशन प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट डेटर्स एंड फैसिलिटेटेड कंस्टिट्यूशन ऑफ डेटर्स बिजनेस ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, तीन बंदे जो है वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में के हिसाब से वो लोग क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं फॉर द प्रोसीजर ऑफ व्हाट? इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, फॉर द प्रोसीजर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी। अभी एक चीज़ सुनो, उनमें से एक कौन था? कॉर्पोरेट डेटर। एक है उसमें से एक कौन था? कॉर्पोरेट डेटर। अभी देखो नेक्स्ट क्या बताया यहाँ पे, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बनाया गया है सो दैट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है एक बिजनेस का वो अच्छी तरीके से हो पाए। टाइम बाउंड रेजोल्यूशन है। देखो टाइम बाउंड, आईबीसी लिक्विडेशन का टाइम बाउंड रेजोल्यूशन मतलब इतने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। सर कितने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए सर? यहाँ पे तो दिया नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, 180 + 90 डेज, 180 + 90 डेज टाइम लिमिट। ठीक है, 180 डेज तक हो जाना चाहिए, लेकिन अगर 180 डेज में नहीं हुआ तो 90 डेज का आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा, उसके अंदर लिक्विडेट हो जाना चाहिए एक कंपनी। ठीक है, अभी देखो सेक्शन 42 क्या कहता है। सेक्शन 42 ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 हैज़ बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट अ क्रेडिटर हैज़ द राइट टू ऑब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द लिक्विडेटर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग क्लेम्स अगेंस्ट द डेटर ब्रॉट बाय द क्रेडिटर इटसेल्फ एंड बाय एनी अदर क्रेडिटर। इसमें क्या बताया सर? देखो क्या होता है, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। अगर बच्चे ने
मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखा ना, बहुत सारा वीडियोस, तो आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैं एक बार इधर पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है कि समझना इम्पॉर्टेंट है ना भाई मेरे। ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जब होता है ना, अंडर विच कोड, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, अंडर दिस कोड ये होता है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस ऑफ अ LLP कह लो या फिर कंपनी कह लो। तो इनका अगर जब हम कंपनी की बेसिस में चलते हैं तब इजी होगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर वो क्या करता है, वो सुनता है, जो क्रेडिटर्स हैं उनकी बातें सुनता है ये लिक्विडेटर, और उसके पास पावर रहता है कि वो क्रेडिटर को बोलेगा ठीक है, तेरा जो है ना, तेरा जो मामला है ना वो संगीन मामला है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट केस, देन आई विल ट्राई टू रीपे यू बैक। ठीक है, लिक्विडेटर डिसाइड करता है कि मेरे को रीपे करना है नहीं करना है। ठीक है, तो पहले तो लिक्विडेटर की मर्जी में चल रहा था। अभी कंपनी अगर लिक्विडेटर को घूस खिला दे, फॉर एग्जाम्पल, कंपनी तो बंद हो ही रहा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल यार इंडिया है भाई, समझ में आ रहा है, लिक्विडेटर को घूस खिला दे तो लिक्विडेटर की मर्जी के ऊपर होगा कि वो क्रेडिटर का जो बात है वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, राइट। तो उसमें क्या हुआ है, सेक्शन 42 में अमेंड करके उन्होंने बताया कि क्रेडिटर हैज़ द राइट टू ऑब्जेक्ट द डिसीजन ऑफ द लिक्विडेटर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग क्लेम्स अगेंस्ट द डेटर। अगर लिक्विडेटर ने बोला कि मेरे को तेरा बात नहीं सुनना है तो ऑब्जेक्ट कर सकता है कौन, क्रेडिटर ऑब्जेक्ट कर सकता है। क्रेडिटर जो है वो बराबर ऑब्जेक्ट कर सकता है, समझ में आ रहा है। पहले ये राइट नहीं था लेकिन अब ये राइट मिल चुका है। अच्छा, अब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स बाय स्टेट एंड यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है सर, देखो बहुत ईजी है, मैं आपको एक लाइन में समझा दूंगा, आपको पूरा रीड करना है ये, ओके। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड करना है, राइट। इम्प्लीमेंटेशन हुआ है बिजनेस रिफॉर्म्स का। सर बिजनेस रिफॉर्म्स के मतलब क्या है, रिफॉर्म्स मतलब चेंज, ठीक है, एडप्टिव चेंज। एडप्टिव चेंज मतलब चेंज लाया टू इम्प्रूव समथिंग, टू इम्प्रूव समथिंग, समझ में आ रहा है, किसी इम्प्रूवमेंट के लिए अपन ने चेंज लाया। तो किस प्रकार का चेंज सर, बिजनेस चेंज, बिजनेस रिफॉर्म्स बाय स्टेट एंड यूटी। ये आपको ऊपर से नीचे तक रीड करना है, कोई भी अगर डाउट आ जाए आपके मन में तो मेरे को पूछ लेना है, ठीक है, बस रीड करना है। तो बस रीड कर लियो भाई, कोई दिक्कत है तो मैं हूँ, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट क्या बताएं यहाँ पे, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 बाय स्टेट। स्टेट ने किस किस प्रकार का एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किया है। देखो वर्कशॉप हुआ है, ए कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव 7 वर्कशॉप हैव बीन कंडक्टेड इन यूनियन टेरिटरीज। तो ये सारे जो है ना, ये इन्फॉर्मेटिव बेसिस है, यहाँ पे समझाने का कुछ है नहीं। तो आपको क्या करना है, ये पढ़ना है, एक बार रीड करना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लगे वो लिख लेना है, ठीक है। और सुनो एक बात, ये जो 3 प्रकार के कैटेगरी है ना, ये लास्ट वाले 3, ठीक है, इसमें टेंशन ज़्यादा लेने का नहीं है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय।